अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो हम यहाँ पे जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पहले अभी तक आपने जो सुना, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो आपने वहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी और सेकंड सेमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो आपने वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ी। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ी। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देखे, चाहे वो स्टेट के थे, थ्योरीज़ थी स्टेट की या उसके साथ-साथ लिबर्टी, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स थे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी। और उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर है, इवन पॉलिटिकल थ्योरी के पहले यूनिट में आपने ये भी सुना पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस का नेचर, स्कोप या इसमें हमने अप्रोचेज़ की भी बात की थी पॉलिटिकल थ्योरी में। उन अप्रोचेज़ में हमने देखा कुछ मॉडर्न अप्रोचेज़ थे और कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ थे। तो मॉडर्न अप्रोचेज़ के साथ-साथ वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ भी थे। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी की बात है। इसी तरह से जब दूसरे सेमेस्टर में आप आ गए जिसमें हमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ी, तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपने इंडियन सिस्टम के बारे में बात की। वहाँ पर आपने इंडियन सिस्टम में लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। इसके साथ-साथ आपने वहाँ पे गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी बात की, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनकी हमने वहाँ पे बात की, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने पढ़नी है, इसमें से कुछ माइनर टॉपिक्स हैं और वो है अप्रोचेज़, जिनके बारे में आपने सुना है थोड़ा-सा पॉलिटिकल थियरी में, जिनके बारे में आपने थोड़ा-सा पॉलिटिकल थियरी में सुना है। तो यहाँ पर जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये सिर्फ़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे जो टाइटल है ना, दैट इज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सीजीपी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ कंपैरिज़न हियर। आपने यहाँ पे कंपैरिज़न करना है। कोई भी एज़ क्लास में भी मैं वहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी वो टॉपिक नहीं है जो आप यहाँ पर वो आइसोलेशन में पढ़ोगे। एक भी टॉपिक नहीं है जो आप आइसोलेशन में पढ़ोगे, बल्कि हर एक टॉपिक के लिए आपने कंपैरिज़न करना है। चाहे वो अप्रोचेज़ की ही बात हो, आपने ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोचेज़ की कंपैरिज़न करनी है। चाहे वो रिजीम्स की बात हो यानी सिस्टम्स की बात हो, रिजीम्स में आपने अथॉरिटेरियन रिजीम पढ़नी है, आपने डेमोक्रेटिक रिजीम पढ़नी है, आपने मेजॉरिटेरियनिज़्म पढ़नी है, आइडियोलॉजिकली आपने लेफ्ट वर्सेस राइटिस्ट पढ़ने हैं। और इसी तरह दूसरी साइड में जब हम देखते हैं इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के या वहाँ पर रिजीम्स के बगैर आपने पढ़ने हैं सिस्टम्स। तो उन सिस्टम्स में आपने बात करनी है बहुत सारे सिस्टम्स की, लाइक यूएस, यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया और यूके। इंडिया और यूके का जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसी तरह आपने कनाडा का सिस्टम देखना है तो कनाडा में फेडरल है। इसी तरह आपने चाइना का सिस्टम देखना है तो चाइना में यूनिटरी सेटअप है। तो ये सिस्टम्स की हमने यहाँ पे कंपैरिज़न करनी है। मैं आपको सिलेबस की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो सिस्टम्स, रिजीम्स, अप्रोचेज़ के बाद आपने जो देखना है वो देखना है आपने पार्टीज़। आपने पार्टीज़ की बात यहाँ पे करनी है। इन पार्टीज़ में बहुत सारी क्लासिफ़िकेशंस आएँगी जैसे सिंगल, बाय, मल्टी के बगैर जो हाई लेवल की क्लासिफ़िकेशन है, जो कुछ थिंकर्स, कुछ ऑथर्स ने दी है इन पर्टिकुलर उस पे फ़ोकस करना है। उसके बाद इस पार्टी के लिए इलेक्शन कौन कराता है? तो इलेक्शंस में आपने इलेक्शन मेथड्स देखने हैं, जिनमें डायरेक्ट भी आता है, जिनमें इनडायरेक्ट भी आता है। तो इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत सारे मेथड्स ऐसे आते हैं जैसे एफपीटीपी और पीआर सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो तो आसान है। यू आर फ़ैमिलियर विथ दोज़ वेरी सिस्टम्स, क्योंकि चाहे वो पीआर सिस्टम हो या एफपीटीपी सिस्टम हो, वो इंडिया में अडॉप्ट है। लेकिन इसमें एक लिस्ट सिस्टम भी आता है, वो आपने पढ़ना है। इसमें सेकंड बैलेट आता है, वो आपने पढ़ना है। उसके साथ-साथ यहाँ पर प्रेफ़रेंशियल वोटिंग आती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेफ़रेंशियल वोटिंग, वो भी आपने पढ़नी है। मिक्स्ड मेंबर सिस्टम, जो जर्मनी और न्यूज़ीलैंड में है, मिक्स्ड मेंबर सिस्टम, वो भी आपने पढ़ना है इन इलेक्शंस में।
तो चाहे पार्टीज़ की बात हो, इलेक्शंस की बात हो, रिजीम्स की बात हो, सिस्टम्स की बात हो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है इन कंपैरिज़न। अप्रोचेज़ की बात हो, ये भी इन कंपैरिज़न पढ़ने हैं। अब बची कुछ चीज़ें हैं जो आपने आइसोलेटेड पढ़ने हैं। तो वो चीज़ें जो आपने आइसोलेटेड पढ़नी है, उन चीज़ों में क्या आता है, उन आइटम्स उन टॉपिक्स में वो टॉपिक्स जिनको आपने कंपैरिज़न नहीं करना है, उनमें एक तो नेचर आता है, दूसरा स्कोप आता है और तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं, स्कोप और नेचर भी आइसोलेटेड है, ये भी मतलब पढ़ना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, वो सारे हमने कंपैरिज़न से पढ़ने हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो नेचर, स्कोप और इंट्रोडक्शन जनरल है, बाकी सारे कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने। और जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, आपके सिलेबस में एक पॉइंट है दैट इज़ कंपैरेटिव मेथड। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री, एफपीटीपी वर्सेस पीआर सिस्टम, अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक रिजीम, ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ वर्सेस मॉडर्न अप्रोचेज़, तो वहाँ पे जो आप ये मेथड इस्तेमाल करते हो कंपैरिज़न के लिए, उस मेथड को हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। उस मेथड को हम कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। सो लेट्स बिगिन। इट वाज़ फर्स्ट बोर्ड, मैं नेक्स्ट बोर्ड करता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है दैट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़? आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। बिगिनिंग में ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं थी। फ्रॉम बिगिनिंग it wasn't comparative politics, but it was comparative government. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पहले ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी। लिहाजा जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो आप हमेशा याद रखना, ये पहले-पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कभी भी नहीं थी। ये पहले-पहले थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट। और ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है, ये पूरी दुनिया में नहीं फैली हुई थी। इसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे, इसका ओरिजिन था फ्यू यूरोपियन नेशंस। फ्यू यूरोपियन नेशंस और स्टेट्स। तो पहले ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं थी, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी और ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो थी, इट वाज़ लिमिटेड टू फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़। फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़। तो जब ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो तब ये लिमिटेड थी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में नहीं थी, पूरे यूरोप में नहीं थी, कुछ ही कंट्रीज़ तक लिमिटेड थी, तो ये लिमिटेड थी, कुछ ही कंट्रीज़ में पाई जाती थी क्योंकि ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी। अगर हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, या गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, या गवर्नमेंट ऑफ इटली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, या गवर्नमेंट ऑफ इटली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हंगरी। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स थे और यूरोप में इसका ओरिजिन हुआ, पूरे यूरोप में नहीं बल्कि कुछ कंट्रीज़ में। तो इट वाज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट इनिशियली। व्हेनेवर इट वाज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, टिल द टाइम जब तक ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट रही, तब तक इसका स्कोप और इसका जो ओरिजिन था वो लिमिटेड था। इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ थी वो लिमिटेड थी। वो लिमिटेड थी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ तक। लेकिन उसके बाद ये फैलती गई बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्री से चली गई वेस्ट में। कहाँ चली गई? वेस्ट में। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में थी और यहाँ से वो फैली बाकी-बाकी कंट्रीज़ में। लेकिन जो ही ये फैलती गई, ये फिर गवर्नमेंट नहीं रही। ये गवर्नमेंट के बगैर फिर चली गई, गवर्नमेंट से ये रिप्लेस हो गई, किस वजह से? ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बन गई। क्योंकि जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते थे, तो ये लिमिटेड थी एक ही कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्रीज़ में। सो बेसिकली comparative politics beginning में comparative government थी and this comparative government was limited to few European countries. लेकिन जूं-जूं ये फैलती गई पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इसने शक्ल ले ली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की और यहाँ यूरोप से ये फैली वेस्ट में और वेस्ट से आ गई थर्ड वर्ल्ड में, अफ्रीका, एशिया और लैटिन साउथ अमेरिका में। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट बिगिनिंग
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पहले थी वो क्या थी? कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी। अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? जब हम इनकी डिफरेंस देखते हैं, यू कैन स्टडी दैट फ्रॉम माय बुक एज़ वेल। तो जनरल सी एक यहाँ पे डिफरेंस है। जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते थे, इट वाज़ लिमिटेड। क्यों लिमिटेड थी? बिकॉज़ इट वाज़ लिमिटेड टू फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़। इट वाज़ लिमिटेड टू फ्यू यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन ये धीरे-धीरे जब बन गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में फैल गई। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड बट इट इज़ अनलिमिटेड। जहाँ तक दुनिया है वहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट को जब हम कहते हैं इट इज़ लिमिटेड, दैट मीन्स इसका जो स्कोप है वो नैरो है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो स्कोप है वो नैरो है, और इसके मुकाबले में अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अनलिमिटेड है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो नैरो के मुकाबले में क्या होगा? डीप और ब्रॉड। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिगिनिंग में नहीं थी, बिगिनिंग में ये थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और ये लिमिटेड थी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में। धीरे-धीरे ये फैल गई पूरे यूरोप में, वेस्ट में, थर्ड वर्ल्ड में, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बन गई तब। So from European continent, it spread to other parts of the world. And in beginning, it was comparative government. Till the time it was comparative government, its scope was limited, it was narrow. And when it spread to other parts of the world, it became comparative politics. And comparative politics field is unlimited, and hence its scope is also deep and broad. उसके बाद जब हम देखते हैं व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम कहते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं ना, डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, हम कहते हैं ब्रांच। किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। लेकिन इसी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी भी निकलती है, इसी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स निकलती है, इसी में आईआर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस भी निकलती है, इसी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी निकलती है, वेस्टर्न थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी पॉलिटिकल साइंस से निकलते हैं। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कह सकते हैं इट इज ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इट इज ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब ये पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है, तो ये डील किसके साथ करती है? कंपैरेटिव स्टडी के साथ। कंपैरेटिव स्टडी के साथ, इस कंपैरेटिव स्टडी को हम सिस्टमैटिक स्टडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी? क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व होता है साइंटिफिक मेथड। So comparative politics is that branch of political science that involves comparative study, systematic study by the utilization of scientific methods, by the utilization of techniques like interview, questionnaire, observation, survey, सैम्पलिंग एटसेट्रा। आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हो लोगों का? आप क्वेश्चन क्यों करते हो लोगों को? आप ऑब्जर्व क्यों करते हो लोगों को? आप सर्वे क्यों करते हो? लोगों से बात करते हो बहुत सारे मुद्दों पर। क्यों आप सैम्पलिंग करते हो? और ये जो भी चीज़ें आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ये साइंटिफिक मेथड में आते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी में आते हैं, कंपैरेटिव स्टडी में, कंपैरेटिव एनालिसिस में आते हैं। ये चीज़ें आप इसलिए करते हो। जो मकसद है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो क्या है? वो यही है, थ्योरी बिल्डिंग। लेकिन ये जो आप थ्योरी बिल्ड कर रहे हो ना, ये थ्योरी बिल्डिंग कैसे पॉसिबल है? जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हो, जब आप बहुत सारी टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन इस्तेमाल करते हो, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन इस्तेमाल करते हो, तब जाके आप एक थ्योरी थ्योरी दे सकते हो। कैसे? जब आप अमेरिकन वर्सेस इंडियन सिस्टम स्टडी करते हो, आप इनकी डिफरेंसेस देखते हो 2 सिस्टम्स में, सिमिलैरिटीज़ देखते हो 2 सिस्टम्स में, इरेगुलैरिटीज़ देखते हो 2 सिस्टम्स में, मेरिट्स देखते हो 2 सिस्टम्स के, डिमेरिट्स देखते हो 2 सिस्टम्स के, और ये सारी चीज़ें जब आप कंपैरेटिवली देखते हो, तो आप एक थ्योरी देते हो, उसमें आप हर एक सिस्टम की अच्छाई और बुराई देते हो। दैट इज़ व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को माना जाता है अनदर deepest branch of political science along with political theory and international politics or international
रिलेशंस। तो ये 3 ब्रांचेस है पॉलिटिकल साइंस की जो खासी डीप है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। So in general, comparative politics, it is forming a part of political science, but mostly it involves what? Comparative study कहें, systematic study कहें, scientific study कहें या scientific methods की utilization कहें, जिनमें आप बहुत सारी techniques use करते हो data collection के लिए, so that to build a valid theory. ये valid theory आप build करते हो जब आप comparative study करते हो. And remember, either you are making a comparative study of at least 2 systems, 2 countries or more, or you are making a comparative study of only one system. अब आप ये सोच रहे होंगे एक ही सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी कैसे अकेले में करेंगे। आप उस सिस्टम को दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में नहीं पढ़ोगे, आप उस सिस्टम के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको स्टडी करोगे। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप वहाँ पे स्टडी करोगे। अब देखो फ़र्क क्या है? जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप ये देखते हो वी आर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स, then that is horizontal comparative politics or horizontal comparative study. लेकिन जब आप एक ही सिस्टम के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, मतलब एक सिस्टम के इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है। ये सारी चीज़ें जब आप एक सिस्टम की स्टडी करते हो, वो होती है उस सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी, और इस सिस्टम की जब आप ये इंस्टीट्यूट्स को कंपैरेटिवली देखते हो, उसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। सो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी एंड हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी वो कंपैरेटिव स्टडी होती है जब आप कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स को कंपैरेटिवली स्टडी करोगे। और वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी वो होती है जब आप एक ही सिस्टम्स के बाकी इंस्टीट्यूट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट्स इस एक कंट्री में एग्जिस्ट हो रहे हैं, चाहे 3 ऑर्गन्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पार्टीज हो, ग्रुप्स हो, एटसेट्रा, उनको जब आप कंपैरेटिवली देखते हो तो वो होती है वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। वो क्या होती है? वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। और इसके लिए एक फिगर याद रखना। फिगर क्या याद रखनी? एक चालाकी यहाँ पे है। वर्टिकल की जब बात है तो नीचे एक ही एंड है, हॉरिजॉन्टल की बात है तो नीचे 2 एंड्स है। ज़मीन पर एक ही एंड है एक कंट्री का, ज़मीन पर 2 एंड्स है तो ये 2 कंट्रीज़ है। तो 2 कंट्रीज़ इस पुल से जुड़े हुए हैं, इन 2 कंट्रीज़ का आप मवाज़ना करते हो, इन 2 कंट्रीज़ का आप कंपैरिज़न करते हो। लेकिन जब आप वर्टिकल वी का एक ही एंड देखते हो ज़मीन पर, दैट मीन्स आप एक ही कंट्री के बहुत सारे सिस्टम्स को कंपैरेटिव स्टडी करते हो। सो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी होती है एक ही सिस्टम के इंस्टीट्यूट्स को देखना, और हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी होती है 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स को आपस में मवाज़ना करना, लाइक यूएस वर्सेस इंडियन, इंडियन वर्सेस ब्रिटिश, अमेरिकन वर्सेस चाइनीज़, चाइनीज़ वर्सेस कैनेडियन, एटसेट्रा। ये होती है हॉरिजॉन्टल। नाउ वी विल स्टडी Legislative Assembly of Madhya Pradesh versus Legislative Assembly of Uttar Pradesh. We will study role of executive in Indian government and politics. We will study role of Indian bureaucracy, role of Indian police, Indian judiciary, public opinion of the people about the government acts, political parties, pressure groups. तो वो होता है एक ही सिस्टम के इंस्टीट्यूट्स को स्टडी करना, वो आता है वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। So it was an introduction about comparative politics. अब कुछ पर्सनल, जैसे इससे पहले जब भी मैं आपको मतलब पढ़ाता था तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा था कि आपने कुछ पर्सनल डेफिनेशंस पढ़नी है, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो पेपर है जहां पर आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशंस पढ़नी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसको मतलब नॉलेजेबल बन जाओगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कल आप वाइवा फेस करोगे चाहे आप किसी भी सेक्शन के हों, क्योंकि हमारी जो एचओडी है तबसीर मैम, वो भी मतलब ऑलमोस्ट आएगी सितंबर तक। तो उनका मोस्ट जो फील्ड है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये वही पढ़ाती थी एंड आई एम टीचिंग इट फर्स्ट टाइम इन द कॉलेज। तो वहाँ पर वो ज़्यादा पर्सनल डेफिनेशंस पूछती है, रिजीम उसकी क्लासिफिकेशन पूछती है, तो उसी हिसाब से मैंने बुक भी कंपाइल करके रखी है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो पर्सनल डेफिनेशंस है उनको याद करो। देखो जनरल डेफिनेशन आप दे सकते हो जिस तरह मैंने अभी इंट्रोडक्शन दी, comparative study of various systems, various parties, similarities, merits, demerits, differences, regularities, etc. वो सारा आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जनरल डेफिनेशन में।
लेकिन जब आप पर्सनल डेफिनेशंस में जाते हो, तो वहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। लाइक फ्रीमैन की डेफिनेशन आप पढ़ोगे। ये कैसे आप याद रखेंगे मैं इनके लिए बताता हूँ, थोड़ी-सी जो इनके लिए क्लू है, ट्रिक है वो मैं बताता हूँ। एमजी स्मिथ की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, फ्रीमैन की डेफिनेशन पढ़ोगे, मैक्रेडिस एंड वर्ड की डेफिनेशन पढ़ोगे, मैक्रेडिस एंड वर्ड। उसके साथ-साथ आप पढ़ोगे कुर्तिस की डेफिनेशन, एम कुर्तिस। और इसके साथ-साथ एक आखिरी डेफिनेशन जो आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप जीन ब्लंडल की। जीन ब्लंडल। अब देखिए, जब हम फ्रीमैन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो फ्रीमैन की डेफिनेशन में डायरेक्टली आता है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ। तो फ्रीमैन की कोई डेफिनेशन हो, तो याद रखना इट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म, यूनिटरी फॉर्म वर्सेस फेडरल फॉर्म, डेमोक्रेटिक फॉर्म वर्सेस अथॉरिटेरियन फॉर्म। तो फ्रीमैन डिफाइन करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, इट इज कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो फ्रीमैन की डेफिनेशन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रीमैन से फॉर्म्स, फ्रीमैन से फॉर्म्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फ्रीमैन कैसे डिफाइन करता है? कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रीमैन से आप याद रखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद एमजी स्मिथ, एमजी स्मिथ की आप डेफिनेशन कैसे याद रखोगे? एमजी तो इससे पहले आता है, अब स्मिथ आता है, लेकिन इसको आप करो एमजी एसपीओ। ठीक है, एमजी पता है आपको, ये स्मिथ का पहला नाम आता है, स्मिथ इसका आखिरी नाम है, आखिरी वर्ड है नाम का। तो एमजी स्मिथ का जो एस है, इसको मिलाओ, जो यहाँ रिक्रूटमेंट होती है ना एसपीओज की, उसके साथ मिलाओ। क्योंकि एमजी स्मिथ कहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी डिफरेंसेस, उनकी सिमिलैरिटीज। सो एमजी स्मिथ, दैट इज एमजी एसपीओ, एमजी स्मिथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एमजी स्मिथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरह फ्रीमैन कहता था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो फ्रीमैन कहता था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह एमजी स्मिथ कहता है एमजी एसपीओ, एमजी स्मिथ कहता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ठीक है, आपको पता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन था, डिक्टेटरशिप वर्सेस मोनार्की थी, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी वर्सेस फेडरल। तो ये सारी आती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फ्रीमैन यही कहता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की कंपैरेटिव स्टडी। अब यहाँ पर जो बात है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की। जैसे एमजी स्मिथ कहता है एमजी एसपीओ, एमजी स्मिथ कहता है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। आप यहाँ पर करो सार्क, जो साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन है साउथ एशिया की, सार्क वर्सेस यूरोपियन यूनियन, सार्क वर्सेस यूरोपियन यूनियन। ये साउथ एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोपियन यूनियन की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्सेस जीसीसी, जीसीसी क्या होती है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कंट्रीज की है ये, गल्फ कंट्रीज की, जिनमें अरब वर्ल्ड आता है, 5-6 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। तो गल्फ कंट्रीज को आप की ग्रुप को, की रीजनल जो उनका जो बॉन्डिंग है, ग्रुप है, उसको आप कंपैरेटिवली एनालिसिस करो यूरोपियन यूनियन के साथ, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करो सार्क के साथ, या इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करो आसियान के साथ, या इनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के साथ, या इनका आप कंपैरेटिव एनालिसिस करो जो पेट्रोलियम मसनूआत पैदा करती है ओपेक कंट्रीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या
इनका आप कंपैरिजन करो एपेक के साथ, एपीईसी, एपीईसी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जब आप मवाजना करते हो बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो सारा आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी डेफिनेशन देता है, ये कौन देता है? एम जी स्मिथ। सो एम जी एस पी ओ, एम जी एस पी ओ, एम जी स्मिथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ फ्रीमैन क्या कहता था? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मैक्रेडिस एंड वर्ड की बारी है। मैक्रेडिस प्लस वर्ड, मैक्रेडिस प्लस वर्ड एक आसान सी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम गवर्नमेंट्स की स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट द सोल कंसर्न। सिर्फ गवर्नमेंट ही मुद्दा नहीं है, गवर्नमेंट इजंट सोल कंसर्न ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। सिर्फ गवर्नमेंट आपने नहीं देखनी है, आपने सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देखनी है, क्योंकि मैक्रेडिस और वर्ड कहते हैं गवर्नमेंट इज नॉट द सोल कंसर्न। सो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ आपने कंसंट्रेट नहीं रहना है, आपने गवर्नमेंट्स को आप कंपैरिजन करते हो, पाकिस्तानी वर्सेस लंकन, इंडियन वर्सेस अमेरिकन, ईरानी वर्सेस इराक, इराकी वर्सेस टर्किश, टर्किश वर्सेस रशियन, वो तो गवर्नमेंट का कंपैरिजन है। तो मैक्रिडस और वर्ड कहते हैं गवर्नमेंट ही आपका कंसर्न नहीं रहना चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है किसकी? सोसाइटी की भी और पार्टीज की भी, सोसाइटीज की भी और पॉलिटिकल पार्टीज की भी। मतलब सोसाइटीज की कंपैरेटिव एनालिसिस आप कैसे करेंगे? किस सोसाइटी में लोगों को राइट्स है पूरे, किस सोसाइटी में लोगों को सिर्फ ड्यूटीज है, किस सोसाइटी में लोग जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और किस सोसाइटी में लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिस तरह हम पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ते हैं, वो लोग जो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, अवेयर भी नहीं होते हैं, बैकवर्ड होते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, जो कि इंडिया में पाया जाता है। अब वो कंट्रीज जहां पर लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अनअवेयर रहेंगे पॉलिटिकल हैपनिंग्स में, सिस्टम्स में क्या है, करप्शन है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देंगे, उनको हम कहते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। और वो सोसाइटीज जो पूरी तरह पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है, ये वेस्ट में पाया जाता है। तो ये तीन तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स आते हैं। तो यहाँ पर हम सोसाइटीज को स्टडी करते हैं। तो इसीलिए मैक्रेडिस और वर्ड कहते हैं गवर्नमेंट इज नॉट द सोल कंसर्न, सोसाइटी एंड पार्टीज को भी आपने पढ़ना है, कंपैरेटिव स्टडी आपने करनी है। उसके बाद आती है कुर्तिस की डेफिनेशन, एम कुर्तिस। कुर्तिस की डेफिनेशन आप क्रिकेट में भी देखते हो, क्योंकि कुर्तिस डिफाइन करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सिमिलरिटीज देखनी है, डिफरेंसेस देखनी है, और रेगुलरिटीज देखनी है। अब ये सिमिलरिटीज है, डिफरेंस है, रेगुलरिटीज है, लेकिन क्रिकेट में जब आप बाबर आजम को या विराट कोहली को आउट देते हो एलबीडब्ल्यू, तो वो रिव्यू करता है, उसको हम कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। सो डिसीजन इज डिफरेंसेस, रिव्यू इज रेगुलरिटीज, सिमिलरिटी ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये है सिमिलरिटीज। सो कुर्तिस कहता है डीआरएस, डिफरेंसेस, रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज। ठीक है, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस आपको समझ आ गया, इंडिया पाकिस्तान के सिस्टम में कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन सी डिफरेंस है, बट व्हाट रेगुलरिटीज इज? रेगुलरिटीज एक पॉलिटिकल सिस्टम में दो तरह की होती है, एक होती है पॉलिटिकल एक्टिविटी और दूसरी होती है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये रोज होती है, जैसे जब भी सेशन होता है बीएमडब्ल्यू, लॉ मेकिंग, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस। लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट डिबेट, हंगामा, वो जो भी इन सेशंस के दौरान होता है लॉ मेकिंग में, वो आता है पॉलिटिकल प्रोसेस में। और जो पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हो, वोट डालते हो, पॉलिटिकल पार्टी की इजलासों में जाते हो, प्रेशर ग्रुप बनाते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, गवर्नमेंट के जुलूसों में जाते हो, वो आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, वो आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो हर एक सिस्टम में पॉलिटिकल प्रोसेस भी होती है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस डील करती है बीएमडब्ल्यू के सेशन के साथ,
जब लॉज़ बनते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है कोई भी सिस्टम में, जब आप कोई काम करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, पार्टीज़ में जाते हो, प्रेशर ग्रुप बनाते हो, वोटिंग में हिस्सा लेते हो, इजलासों में शरीक होते हो, तो ये दोनों चीज़ें चाहे पॉलिटिकल प्रोसेस हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, ये आती हैं रेगुलरिटीज़ में। किसमें? तो कुर्दिश यही कहता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन द सिस्टम्स, डिफरेंसेस इन द सिस्टम्स एंड रेगुलरिटीज़ इन द सिस्टम्स। तो कुर्दिश की डेफिनिशन को आप कैसे याद रखोगे? डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। उसके बाद जो आखिरी डेफिनिशन है वो है जीन ब्लंडल की। जीन ब्लंडल क्या कहता है? वो कहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट। पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट। पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ वो कहता है कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में। कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में। तो जीन ब्लंडल का मकसद यहाँ पर जो पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड है, पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट स्टडी करनी है, लेकिन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आपने गवर्नमेंट्स को स्टडी करना है इन कंपैरिजन। कंटेम्पोरेरी मतलब करंट, कंटेम्पोरेरी के साथ आता है करंट प्लस कंपैरिजन, करंट प्लस कंपैरिजन। इसीलिए पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड आपने स्टडी करनी है, ये जीन ब्लंडल कहता है। तो ये आता है जीन ब्लंडल की डेफिनिशन, पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट आपने स्टडी करनी है बट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, जिसमें आता है आपने गवर्नमेंट्स को स्टडी करना है कंपैरिजन के साथ। तो इस कंपैरिजन में क्या आता है? इसमें आता है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एक कंट्री का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वहाँ गवर्नमेंट का लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है वो आता है, और लॉज़ भी आते हैं। तो जीन ब्लंडल की डेफिनिशन जो है पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें आता है जीबीएल, गवर्नमेंट बिहेवियर एंड लॉज़, गवर्नमेंट बिहेवियर एंड लॉज़। तो ये सारी इंट्रोडक्शन थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी ये पहले, और किस तरह ये फिर आगे बढ़ी। धीरे-धीरे जब ये यूरोप से बाहर वेस्ट में फैली, थर्ड वर्ल्ड में फैली, तब जाके ये बनी क्या? तब जाके ये बनी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और फिर जब हम इसका देखते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट लिमिटेड है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो खासी डेप्थ है।